हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के अंदर 10वां अध्याय जो अपना है जैव रसायन, उसकी आज चौथे पार्ट के अंदर अपने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अपने बात करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बाद उसका संगठन क्या है और किस तरीके से न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर डीएनए, आरएनए वगैरह का निर्माण होता है। इससे पहले कि अपने 3 पार्ट के अंदर 3 कक्षाओं के अंदर अपने जैव केमिस्ट्री के बारे में, जैव रसायन के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके बाद अपने प्रोटीन्स के बारे में और उसके बाद एंजाइम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर अपने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अध्ययन करना है, जो कि पीछे के चैप्टर के अंदर भी अपने थोड़ा सा देखा था कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से भी संबंधित होते हैं। न्यूक्लिक एसिड समस्त जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में पाए जाते हैं ये जो न्यूक्लिक अम्ल है। प्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल जो है वो प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होते हैं। ये जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, यहीं से अपनी जो मेन बात है न्यूक्लिक अम्ल की स्टार्ट होती है कि क्योंकि कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, जो कोशिकाओं में गुणसूत्र अपने पाए जाते हैं, गुणसूत्र क्या काम करते हैं, अनुवांशिक कूट धारण करने वाले जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर अपने जो गुण होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं, उनको लेके जाने वाले जो जीन है वो न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। लेकिन जो जीन है, जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीनों का संश्लेषण भी न्यूक्लिक अम्लों द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह क्या है, न्यूक्लिक अम्ल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो जीन है वो न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं और यह प्रोटीन का संश्लेषण भी न्यूक्लिक अम्लों द्वारा नियंत्रित होता है। ये तो सामान्य सी जानकारी थी अपने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। जीवित कोशिकाओं के अंदर ये नाभिकों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं, जीन हैं, वो न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ये काफ़ी सारे न्यूक्लिक अम्ल मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जीन का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीनों को संश्लेषण का भी इसके द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्लों के प्रकारों की बात करें, जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार थे 3, उसके बाद अपने प्रोटीन के प्रकार देखे, एंजाइम के प्रकार देखे, इसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल के की भी क्या है, प्रकार हैं। इसके अंदर पहला अपना आ जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे अपने RNA के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये अपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी देखा था कि जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, 5 कार्बन परमाणु वाली संरचना आपने देखी थी जिसके अंदर 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। पेंटोज, जिसका अपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाम पड़ा था पेंटोज, तो उसके अंदर अपने देखा था एल्डिहाइड समूह के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन 2 समूह थे, तो जिसके अंदर अपने राइबोज न्यूक्लिक शर्करा और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक शर्करा के बारे में यहाँ पे अपने नाम लिया था। तो उसी से संबंधित यहाँ पे फिर ये आ गया है। इसके आगे है डीएनए, मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है और कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये डीएनए केंद्रक में पाया जाता है और कुछ मात्रा के अंदर कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है। आरएनए जो है, ठीक है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य के अंदर और अल्प मात्रा के अंदर केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद आगे अपने इसके संगठन की बात करें कि डीएनए और आरएनए का जो संगठन है वो क्या होता है। दोनों के अगर अपने संगठन की बात करें तो न्यूक्लिक अम्लों को जल के अंदर अपघटित करते हैं। जब इसको जल के अंदर अपघटित किया जाता है तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड देते हैं। किसको देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। लेकिन जब न्यूक्लिक अम्ल, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, इनको जल के अंदर अपघटित किया जाएगा तो ये पहले किसका निर्माण करेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे और न्यूक्लियोटाइड वापस फिर उसको जल के अंदर अपघटित होकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं और
फास्फोरिक बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल जल के अंदर अपघटित करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। न्यूक्लियोटाइड को जब जल अपघटित किया जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक बनाते हैं। अब जो फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र अपने पास होता है H3PO4 होता है। ये इसका सूत्र है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। अब उसके बाद इनको जब न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करते हैं, यानी कि फास्फोरिक अम्ल तो बन चुका है, ये तो एक अपने पास रासायनिक पदार्थ आ चुका है। अब जो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड को जल के अंदर अपघटित किया जाता है तो यहाँ से शर्करा और कार्बनिक क्षार प्राप्त होता है। यानी कि एक तो शर्करा बन जाती है, शर्करा कौन सी, जो पेंटोज प्रकार की शर्करा है अपनी, ठीक है, पेंटोज प्रकार की जिसमें 5 कार्बन होते हैं, वो शर्करा बनती है। और साथ में कार्बनिक क्षार जिसको अपने नाइट्रोजनिक क्षार भी कहते हैं, वो अपने पास बनती हैं। कार्बनिक क्षार जिसके अपने आगे बात करें, जैसे उसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, या अपने नाम सुने होंगे थाइमिन होता है। तो उस तरीके से ये नाइट्रोजन क्षार के रूप में ये अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले जो न्यूक्लिक अम्ल है वो किस में जाएगा, वो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के अंदर बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब न्यूक्लियोटाइड का जब फिर वापिस जल अपघटित किया जाएगा तो ये बन जाएगी न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, और साथ में क्या बनेगा, H3PO4 का निर्माण, यानी कि फास्फोरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड को जल के अंदर अपघटित किया जाएगा तो एक तो शर्करा यहाँ से निकलती है और एक कार्बनिक क्षार या जिसको अपने नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं उसका निर्माण यहाँ से होता है, उसके अंदर ये अपघटित हो जाती हैं। अतः न्यूक्लिक अम्लों के जल अपघटन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल है वो पहले किसमें बनेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड के अंदर जाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड की एक बहुलक बनता है, श्रृंखला बनती है। न्यूक्लिक अम्ल जब टूटता है तो पॉली न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड है उसको जल के अंदर अपघटित किया जाता है तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल बनते हैं। और उसको जब न्यूक्लियोसाइड को किया जाता तो उससे शर्करा और कार्बनिक क्षार के अंदर अपघटित हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्लों के जल अपघटन से निम्न 3 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्लों के अवयव निम्नलिखित है। तो इसके अंदर 3 प्रकार से आ जाएंगे, फास्फोरिक अम्ल आ जाएगा, दूसरा शर्करा आ जाएगा और तीसरा कार्बनिक क्षार या इसको नाइट्रोजन क्षार अपने कहते हैं। अब फास्फोरिक अम्ल है ये तो सीधा सा H3PO4 फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। अगर अपने शर्करा और उसके बाद कार्बनिक क्षार की बात करें कि शर्करा क्या होती है और कार्बनिक क्षार क्या होते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा न्यूक्लिक अम्लों में पाई जाने वाली शर्करा 2 प्रकार की होती है, डी राइबोज शर्करा आ जाएगी और डी ऑक्सी राइबोज शर्करा आ जाएगी। जिन न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा राइबोज पाई जाती है, कौन सी, राइबोज शर्करा पाई जाती है, जिन न्यूक्लिक अम्लों में राइबोज शर्करा पाई जाती है उनको डी राइबोज कहते हैं, डी राइबोज अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जिसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है उसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जिनमें राइबोज शर्करा पाई जाएगी उनको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल RNA के नाम से जाना जाएगा, और जिनके अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है उनको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, शर्करा अपनी हो जाएगी, ठीक है। शर्करा शुगर जिसको बोलते हैं, ये 5 प्रकार के जो अपने पीछे कार्बोहाइड्रेट में किया था 5 प्रकार के, इसको अगर अपने दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसका सूत्र 5 प्रकार के C5H10 और O5, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा शर्करा का, जो शुगर का है। पेंटोज प्रकार की शर्करा इसके अंदर होती है, इसमें राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। उसके बाद अगर अपने बात करें आगे कार्बनिक क्षार की, जिसको अपने ऑर्गेनिक बेस या नाइट्रोजन क्षार भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी साथ में मिला हुआ होता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी साथ में मिला हुआ होता है, तो इसको अपने कार्बनिक क्षार या नाइट्रोजन क्षार भी कह सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला अपना है प्यूरिन है और उसके बाद दूसरा आता है पिरीमिडीन आता है, प्यूरिन और पिरीमिडीन आता है। प्यूरिन के अंदर आगे फिर ये 2 प्रकार का होता है, पहला एडेनिन होता है और दूसरा ग्वानिन होता है। प्यूरिन के 2 प्रकार हैं, एडेनिन और ग्वानिन है जो। उसके बाद जो पिरीमिडीन है, पिरीमिडीन के अंदर 3 प्रकार के पाए जाते हैं, सायोटीन आ जाएगा, ठीक है, सायोटीन, उसके बाद थाइमिन है
और उसके बाद यूरेसिल है। तो पिरिमिडीन के अंदर 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार जो है, नाइट्रोजन क्षार या कार्बनिक क्षार के, वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है, साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरेसिल है। अगर इनके अपने थोड़े सूत्र की बात करें, जैसे एडेनिन का अगर अपने को सूत्र थोड़ा सा देखना हो कि एडेनिन का सूत्र क्या होता है, तो इसके अंदर अपने आ जाएगा C5H5 और N5। ये इसका क्या आ जाएगा, इसलिए इसको कार्बनिक क्षार या नाइट्रोजन क्षार भी कहते हैं। एडेनिन के बाद आता है ग्वानिन आता है अपने पास, ठीक है। तो ग्वानिन का जो सूत्र होगा अपने पास वो आ जाएगा C5H5N5O आ जाएगा। ये किसका सूत्र आ जाएगा, अपना ग्वानिन का आ जाएगा। इसकी जो संरचना होती है उसमें 5 कार्बन की एक श्रृंखला होती है। 5 कार्बन अपने इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ इस तरीके की संरचना इसकी होती है, ठीक है। एडेनिन या ग्वानिन की है। ये जो यहाँ पे डॉट जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं वहाँ पे कार्बन होते हैं, 5 कार्बन हो जाएंगे। उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं और साथ में नाइट्रोजन होते हैं। तो इस तरीके से ये एक इसकी संरचना के बारे में इस तरीके से दिखाया जाता है, जहाँ पे इस तरीके से 5 बने होते हैं। तो वो एडेनिन, ग्वानिन या फिर पिरिमिडीन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। तो इनके ये संरचना बनी हुई होती है, इसी प्रकार से इनके सूत्र भी होते हैं। अगला है अपने डीएनए तथा आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्लों में प्यूरिन क्षार के एड्रेसिन व ग्वानिन पाए जाते हैं। अब यहाँ से देखना है किस तरीके से इनका पेयर कैसे बनता है, ये आपस में संयुग्मित कैसे होते हैं, जुड़ते कैसे हैं। तो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में से कोई भी हो, इसके अंदर जो प्यूरिन क्षार है, प्यूरिन को कौन से, प्यूरिन का अपने पास एडेनिन है और ग्वानिन है जो ए और जी है, ये दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं। चाहे वो आरएनए की संरचना हो, चाहे वो डीएनए की संरचना हो, दोनों के अंदर ही एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। उसके बाद अगर अपने बात करें आरएनए में जो पिरिमिडिन क्षार के रूप में सायोटिन व यूरेसिल, ठीक है। आरएनए में क्या होगा कि आरएनए के अंदर जो पिरिमिडिन है वो साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए के अंदर साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। इन दोनों का बस अपने को ध्यान रखना है कि यूरेसिल तो आरएनए के अंदर पाया जाता है और जो थाइमिन है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है, साइटोसिन है वो दोनों में पाया जाता है, आरएनए के अंदर भी और डीएनए के अंदर भी। लेकिन डीएनए में क्या होता है कि यूरेसिल की जगह पे थाइमिन पाया जाता है। उसके बाद अगला अपना आता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, अपने जो रासायनिक संगठन की बात की थी, डीएनए और आरएनए की जो रासायनिक संगठन की बात की थी, उसमें अपने पढ़ा था कि पोलो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली न्यूक्लियोटाइड को जल के अंदर अपघटित करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड को जल अपघटित किया जाता है तो वहां से शर्करा और कार्बनिक क्षार निकलते हैं। तो अपने शर्करा के बारे में देख चुके हैं कि शर्करा क्या होती है, कार्बनिक क्षार या नाइट्रोजन क्षार के बारे में अपने देख चुके हैं कि ये क्या होते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और उसके बाद पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। और जब पॉली न्यूक्लियोटाइड बनता है तो पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, जीन बन जाएंगे। इस तरीके से इनका आगे गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो अपने अब देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। दोनों के नाम याद रखने, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। इसमें बोला है कि एक क्षार, ठीक है, एक क्षार का मतलब जो नाइट्रोजनी क्षार अपने किए हैं, जिसके अंदर अपने एडेनिन, ग्वानिन, पिरा और उसके अंदर साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है, इनमें से कोई भी एक क्षार होगा। और साथ में क्या होगी, शर्करा के संयोजन से बनी इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इसके साथ अगर अपने फास्फोरिक अम्ल को भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। यानी कि अगर एक क्षार जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनी क्षार कोई भी हो सकता है, और एक साथ में शर्करा जुड़ी हुई है, अगर दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, इनका दोनों का संयोजन हुआ है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं ही, ये दोनों जुड़े हुए हैं, और इसके साथ फास्फोरिक अम्ल और जुड़ जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। अगर इनके अपने संरचना की बात करें, किस तरीके की इनकी संरचना होगी, तो यहाँ से अगर अपने देखें कि ये कोई अपनी
ग्लूकोज है, सरल शर्करा है अपनी ये कोई। यहाँ पे पहला कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, यहाँ पे चौथा कार्बन है और यहाँ पे अपना पांचवा कार्बन है। 5 कार्बन की जो श्रृंखला है जिसको अपने राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। तो इस तरीके से जो अपनी आकृति बनी होगी और यहाँ पे इसके साथ ही क्या जुड़ा होगा, एक नाइट्रोजनी क्षार भी जुड़ा होगा। एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होगा तो उसको अपने क्या बोल लेंगे, ये जो इस तरीके की आकृति अपनी होती है, इस तरीके की संरचना होती है उसको अपने न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और अब 5वें कार्बन के साथ अगर अपने साथ में फास्फोरिक अम्ल भी जुड़ जाए तो वो अपना क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। जैसे इसकी अपने संरचना बनाई यहाँ पे, पहले अपने बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर इस तरीके से अपने यहाँ पे एक कार्बन होता है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन और यहाँ पे होता है 5वां कार्बन। और इसके साथ 1 नंबर जो कार्बन है, 1 नंबर कार्बन के साथ जो नाइट्रोजनी क्षार है वो जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजनी क्षार का मतलब इसके साथ जो अपने नाम देखे, ग्वानिन है, एडेनिन है और उसके बाद साइटोसिन है, थाइमिन है, ठीक है, और यूरेसिल है। इनमें से कोई भी यहाँ पे जुड़ा हुआ हो सकता है नाइट्रोजन क्षार की जगह पे। तो इस तरीके की जो ये संरचना होती है, संरचना को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अपने न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और इसी संरचना के साथ अगर इसी के साथ अपने यहाँ पे 1 नंबर के साथ अपना नाइट्रोजनी क्षार है और यहाँ पे जो 5 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन के साथ अगर फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाने की H3PO4 जुड़ जाए, फास्फोरिक अम्ल इसके साथ और यहाँ पे संयोजन कर ले तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोला जाएगा न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। ठीक है, तो जिसमें एक शर्करा और एक क्षार आपस में जुड़ी हुई इकाई जो होती है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और जिसमें एक क्षार एक शर्करा के साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और ये अपना न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद आगे अपने देखें, न्यूक्लियोसाइड है, एक क्षार था एक शर्करा अणु के संयोजित रूप को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। शर्करा में कार्बन परमाणुओं को क्षार से विभेद करने के लिए प्राइम जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 इत्यादि रूप में व्यक्त करते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का जो कार्बन नंबर 1 है, 1 नंबर कार्बन है, उसमें पिरीमिडीन के अंदर कोई भी हो सकती है, पिरीमिडीन साइटोसिन है, थाइमिन है, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, और पिरीमिडीन का जो नाइट्रोजन नंबर 1 होगा जो उसकी श्रृंखला बनेगी, उस श्रृंखला का नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ कार्बन का 1 नंबर जुड़ेगा। और इसी प्रकार से प्यूरिन का जो 9 नंबर नाइट्रोजन है वो शर्करा के 1 नंबर कार्बन से जुड़ जाता है। RNA तथा DNA में प्रत्येक में 4 विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को उदाहरण से समझाया इसने कि राइबोस तथा एडेनिन के संयोजन से बने न्यूक्लियोसाइड को एडेनोसिन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, एडेनोसिन कहते हैं। अगर एडेनिन की जगह पे, यहाँ पे एडेनिन की जगह पे अगर अपने पास ग्वानिन आ जाता है, मान लो कि कौन सा आ जाता है, ग्वानिन आ जाता है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा ग्वानिनोसिन। ठीक है, राइबोज जो कि शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा, जिसमें अंदर 5 कार्बन होते हैं, वो सरल शर्करा हो जाएगी, सुगर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगी, नाइट्रोजनी क्षार, तो इसको क्या बोलते हैं, एडेनोसिन के नाम से। जो यहाँ पे क्षार जुड़ेगा नाइट्रोजन क्षार, उसी के आधार पर इसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोसाइड के साथ, यानी कि जो ऊपर अपने न्यूक्लियोसाइड बनाया, एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल के एक अणु के संयोजन से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फास्फोरिक अम्ल के शर्करा के कार्बन संख्या 5 से या कार्बन संख्या 3 से ये संकलन होता है। यानी कि अपने जो भी डायग्राम बनाया तो उसमें कार्बन संख्या 5 के साथ अपने
फास्फोरिक अम्ल जोड़ा था, तो ये 5 नंबर के साथ या 3 नंबर के साथ, और कुछ जो शर्कराएं होती है उसमें दूसरे कार्बन के साथ भी ये फास्फोरिक अम्ल है वो संयोजित होता है। शर्करा में फास्फेट समूह के संलग्न के स्थान के अनुसार ही इन न्यूक्लियोटाइड की क्रमशः 5p3OH, यानी कि अगर 5 नंबर पे जुड़ा है फास्फोरिक तो उसको लिखा जाएगा 5p3OH होता है, और अगर 3 नंबर पे जुड़ा तो उसको लिखा जाएगा 3 फास्फोरस और 5OH न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइडों को अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे एडेनोसिन तथा एक फास्फेटिक अणु के संयोजन से बने न्यूक्लियोटाइड को एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। इसमें यहाँ पे अपने को कहा गया कि एडेनोसिन तथा एक फास्फेटिक अणु के संयोजन से बने न्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें साइटोसिन जुड़ा हुआ है, इसमें कौन सा एक शर्करा है और साथ में साइटोसिन जुड़ा, तो उसको क्या आ जाएगा एडेनोसिन। ये तो क्या हो जाएगा अपना न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, ये तो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड जिसके अंदर एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या जुड़ जाएगा फास्फेटिक अणु जुड़ जाएगा। तो ये किसका निर्माण कर लेंगे न्यूक्लियोटाइड का। इसको क्या नाम दिया जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब इसमें एक फॉस्फेट जुड़ा होता है वो मोनो होता है, और फॉस्फेट मतलब जो H3PO4 जुड़ा है, एक अणु जुड़ा है तो मोनोफॉस्फेट। तो इसको अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों में AMP, A का मतलब एडेनोसिन, ठीक है, M का मतलब मोनो और P का मतलब फॉस्फेट से व्यक्त करते हैं। उसके बाद अपना आता है पॉली न्यूक्लियोटाइड आता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब काफ़ी सारी न्यूक्लियोटाइड की जो इकाइयाँ हैं वो काफ़ी सारी आपस में जुड़ जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं, संयोजन कर लेती हैं, तो उसको अपने बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पॉली का मतलब 10 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी इकाइयाँ परस्पर फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा संयुक्त होकर बहुलक श्रृंखला पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि जब पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है तो पॉली न्यूक्लियोटाइड ही किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और जो न्यूक्लिक अम्ल से जीन बनते हैं। जीन क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक किस में होते हैं, गुणसूत्र के अंदर होते हैं, और गुणसूत्र कोशिकाओं के अंदर, जीवित कोशिकाओं के अंदर उनके जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें पॉली न्यूक्लियोटाइड की, जो अपने पीछे अभी जो संरचना बनाई थी उस संरचना के अंदर जो अपने यहाँ पे ये अपने कार्बन है, ये जो 5वें कार्बन के साथ जो फास्फोरस जुड़ा अपना, ये फास्फोरस जुड़ा, ये जो जोड़ने वाला ये जो बंध है जिसके माध्यम से जुड़ रहा है, जिस बंध से ये जुड़ रहा है उसको एस्टर बंध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपने, एस्टर बंध बोलते हैं। एस्टर बंध का निर्माण होता है जब कार्बन के साथ जो यहाँ पे कार्बन है, 5 नंबर कार्बन है, ये कार्बन और जब फास्फोरस आपस में जुड़ते हैं, दोनों का संयोजन होता है तो एस्टर बंध का निर्माण यहाँ पे होता है। इन श्रृंखलाओं में 2 न्यूक्लियोटाइड परस्पर श्रृंखला के कार्बन 5 और कार्बन 3 के द्वारा फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जो श्रृंखलाएं अपने जोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड की काफ़ी सारी श्रृंखलाएं जब अपने जोड़ेंगे तो उनके अंदर क्या होता है कि जो शर्करा के C5 और C3 के द्वारा ही आपस में ये जुड़ते हैं। यानी कि एक श्रृंखला का तो 5 नंबर कार्बन जुड़ेगा और दूसरी श्रृंखला का 3 नंबर कार्बन जुड़ता है। इस तरीके से जुड़कर काफ़ी लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो उनमें जो आपस में बंध बनते हैं दोनों के जुड़ने पर, यानी कि एक श्रृंखला का तो कार्बन संख्या 5 जुड़ेगी और दूसरी श्रृंखला की कार्बन संख्या 3 जब आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने से जो बंध बनेगा उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध बोलते हैं। अतः श्रृंखला के एक सिरे पर C5 से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा C3 से या इसके विपरीत एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। यानी कि एक सिरा तो कार्बन 5 से जुड़ेगा और एक सिरा उसका कार्बन संख्या 3 से जुड़ेगा। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्लों के एकलक के साथ इमारती खंड भी कहलाती है। यानी कि एक जैसे इमारत अपनी खड़ी करते हैं उस तरीके से अपने को ये नज़र आती है। न्यूक्लिक अम्लों में न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा एक विशिष्ट क्रम में बंधित होकर विभिन्न न्यूक्लिक अम्ल की एक लंबी अशाखित श्रृंखला बनाते हैं
जिसकी मेरुदंड में शर्करा व फास्फेट इकाई कार्बनिक क्षारों के साथ जुड़ी रहती है, जिसे निम्न संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया है। उसको अपने थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपने एक न्यूक्लियोसाइड बनाएं। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर अपने को पता है किस तरीके से एक श्रृंखला होती है। यहाँ पे 1 नंबर कार्बन के साथ अपना नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है। यहाँ पे N है, N का मतलब नाइट्रोजन क्षार। इस N की जगह पे A हो सकता है, ठीक है, A, T हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है। इस तरीके जो अपने नाम देखे थे ऊपर, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, तो उनमें से इसमें नाइट्रोजन क्षार की जगह पे कोई भी हो सकता है 1 नंबर कार्बन के साथ। ये 2 नंबर कार्बन, ये अपना 3 नंबर कार्बन, यहाँ पे 4 नंबर कार्बन आ जाएगा। और 5वें कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा होता है, अपना फास्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद एक और श्रृंखला अपने नीचे लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। अब इसका तो 3 नंबर जो है इसके ऊपर फास्फोरिक अम्ल, इसका 3 नंबर कार्बन, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन जब इस फास्फोर से जुड़ेगा तो किसका निर्माण करेगा, एस्टर बंध का निर्माण करता है। और इधर से ये 5 नंबर कार्बन, यानी कि उसने बोला ना कि एक तो श्रृंखला का 3 नंबर कार्बन और एक श्रृंखला का 5 नंबर कार्बन, ये दोनों ही आपस में जुड़ते हैं। तो इस श्रृंखला का तो ये 3 नंबर कार्बन आ गया और इस श्रृंखला का ये 5 नंबर कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी किसका निर्माण होगा, जब ये 5 नंबर कार्बन अपना इस फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे भी एक एस्टर बंध का निर्माण होता है। तो अब ये कितने एस्टर बंध हो गए, यहाँ पे 2 एस्टर बंध हो गए। तो 2 एस्टर बंध किसका क्या बोलेंगे, इसको 2 एस्टर बंध को डाई एस्टर बोलेंगे। और जुड़ क्या रहा है, फास्फोर जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे फास्फो डाई एस्टर बंध बोलते हैं। तो इस तरीके से ये श्रृंखला आगे की आगे अपनी जुड़ती जाती है। इसके बाद फिर आगे ऐसे ही बनेगा, एक अपने और नीचे यहाँ पे श्रृंखला बनाई इस तरीके से, ऐसे ही एक श्रृंखला और बना दें। इसका जो 5 नंबर कार्बन यहाँ पे निकलेगा वो 3 नंबर और इधर से 5 नंबर ये आपस में क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से एक ये लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। तो लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे उसको अपने क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपने देखा कि शर्करा होती है और उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, तब इसका निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड का। तब निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब जब शर्करा और प्लस में क्षार और प्लस में क्या आ जाए, फास्फोरिक अम्ल अपने पास आए, जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अपने पास, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। या यूँ कह लें कि जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं, एक लंबी श्रृंखला का अशाखित लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और पॉली न्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है तो पॉली न्यूक्लियोटाइड को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। जो अपनी हेडिंग थी न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल से ही अपने जीन होते हैं, जीन ही क्या बनते हैं, आगे गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद अपने देखना है आरएनए और डीएनए के अंदर अंतर क्या है। डीएनए की बात करें, यह केंद्रक में पाए जाने वाला है, ठीक है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और आरएनए है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए के अंदर राइबोस शर्करा होती है, यानी कि दोनों के अंदर 5-5 कार्बन होते हैं। डीएनए में क्षार जो होते हैं एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। और आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाए, यानी कि दोनों में बस थाइमिन और यूरेसिन को चेंज करना है। डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। इसकी जो डीएनए है वो द्विकुंडलित होता है, आरएनए है वो एक कुंडलित होता है, यानी कि इसके अंदर तो क्या होती है, इस तरीके से दोहरी संरचना होती है।
जो DNA है उसकी इस तरीके से करके, ऐसे करके, और इस तरीके से दोहरी संरचना कुंडली नुमा होता है, और जो RNA होता है वो उसकी एक सिंगल संरचना होती है। ठीक है, एक सूत्री कुंडली संरचना होती है। पांचवा है, ये अनुवांशिकी गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और जो RNA है वो प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भी मदद करता है। तो ये अपना था पूरा का पूरा टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। आज की क्लास में अपने इतना ही, आगे अपने चर्चा करेंगे लिपिड वसा के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, ये टॉपिक जो अपना है, तो लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, शुभ दिन।